स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी एटीएस आपको बता दें कि एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद को शूटर गुलाम के साथ झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों के सर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। असद अहमद गैंगस्टर अतीक अहमद का तीसरा बेटा था। इसके दो बड़े बेटे इसके दो बड़े भाई जो हैं वो जेल में बंद है, जबकि दो भाई अभी नाबालिग है। पिता चाचा अशरफ और दो भाइयों के जेल जाने के बाद असद ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, लेकिन पहली बड़ी आपराधिक घटना के बाद ही पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। अब असद के एनकाउंटर पर सियासत गर्म हो गई है और इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अखिलेश, मायावती और ओवैसी को दाल में काला नजर आ रहा है। आतंक का अंत, खौफ का एनकाउंटर, ढेर हुआ अतीक का बेटा, मिट्टी में मिल गया माफिया। अतीक के बेटे असद को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। असद के साथ उसका साथी और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कुख्यात शूटर गुलाम भी मारा गया। यूपी एसटीएफ की तरफ से जानकारी दी गई कि अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड चल रहे थे। दोनों का एनकाउंटर किया जा चुका है। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही इन दोनों की तलाश थी। वहीं इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिलते ही सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की। एनकाउंटर को अंजाम देने में जिस टीम को बधाई मिल रही है, उसमें झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व और टीम की पीठ थपथपाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ने टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। माफिया राज की जड़ें हिला देने वाला यह एनकाउंटर विकास दुबे एनकाउंटर की याद दिलाता है और साथ ही याद दिलाता है योगी आदित्यनाथ के उस बयान को, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद होने की बात कही गई थी। साथ ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन में योगी का रौद्र रूप भी देखने को मिला था, जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो। वहीं इस एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं इस एनकाउंटर पर उमेश पाल के परिवार का क्या कहना है। थोड़ा जोर से मांगिए। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका एनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए, उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है, या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है पुलिस विभाग,
छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को चारों तरफ से वाहवाही मिल रही है। एक तरफ अतीक के खिलाफ कोर्ट में मामला है, तो दूसरी तरफ उसके बेटे का एनकाउंटर। हर तरफ से मिट्टी में मिल रहा है अतीक का आतंक, और ये साफ संदेश है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि अब न आतंक पनपेगा और न गुनहगार बचेगा, और अभी तो ये शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर राजनीति भी हावी हो रही है और ये सवाल उठने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि देखिए, इस पूरे दाल में बहुत कुछ काला है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को समझ में आ रहा है या फिर दिखाई दे रहा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, और ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे जो असद का एनकाउंटर हुआ और गुलाम का एनकाउंटर जो हुआ है, वो आखिर किन परिस्थितियों में हुआ है, और उन परिस्थितियों में क्या एनकाउंटर करना जरूरी हो जाता है, उससे और कैसे पुलिस निपट सकती थी। तमाम पहलुओं को आज हम खंगालेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, आपका बहुत स्वागत है प्रदीप जी। भावेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और GS अवाना जी हमारे साथ है, पूर्व IPS है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अवाना साहब आपके साथ ही करते हैं। इसे क्या एक बड़ी उपलब्धि पुलिस की माने, या फिर क्या पुलिस उस वक्त उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई जो ये एनकाउंटर करना पड़ा? किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जो पुलिस का टेक्निकल इंटेलिजेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो जहां जहां ये लोग जा रहे थे उस पे पूरी नजर रखे हुए था और कोशिश कर रहा था। अब उसमें ये नोएडा में भी आया, दिल्ली भी गया, ये दोनों, और कानपुर भी गए, कई जगह ये घूमते रहे, और पुलिस उनकी जो है पीछे पीछे उनकी जो जियो कोड से लोकेशन ट्रेस करती रही। फिर जब ये झांसी के उस रूट पे आए, जिस रूट से अतीक अहमद को लाया जाता है गुजरात से यूपी में, तो इनकी कुछ साजिश रही होगी कि किसी तरह से अतीक को बीच में से छुड़ाया जाए। अब ये कोई सरेंडर करने वाले लोग तो थे नहीं। अगर ये सरेंडर करते तो कहीं भी किसी भी अदालत में जा सकते थे, इतना समय था इनके पास में। और जिस तरह से इनके पास आधुनिक हथियार मिले और जिस तरह से ये अपने आप को बचाते रहे और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब कर रहे थे, तो उसमें ये बात तो बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि वो पुलिस को देख के अटैक नहीं किए। जबकि उनका पिछला इतिहास ये था कि उन्होंने पुलिस मैन की हत्या भी की, तो वो बेझिझक और कोई आता तो उसको भी मारते। अब उन्होंने जब पुलिस का घेराबंदी हुई तो उसको तोड़ने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, और उसमें जो है पुलिस का ये इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में ये मार गिराए गए। 5-5 लाख के दोनों क्रिमिनल थे। कोई 5 लाख की जो इनाम राशि है क्रिमिनल वर्ल्ड में कोई छोटी नहीं होती है। पुलिस में 5 लाख टॉप प्रायोरिटी। और उस तरह से तो जो हुआ तो उसकी उम्मीद थी कि ऐसे ही होगा, ये रजिस्ट करेंगे। ये लड़का जो था असद, इसको लॉन्च किया गया था पीछे, वो जो अतीक अहमद गैंग है उसने, तो उस सब को देखते हुए ये सब कहानियां हुई। ठीक है अवाना साहब, लेकिन अब भावेश यादव जी, ये क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए कुछ बड़ा करने की ये फिराक में थे, क्यों आप लोगों को दाल में काला लग रहा है, या फिर पूरी दाल ही काली लग रही है क्या? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेखौफ अपराधी 2.5 महीने पहले ये जिस तरीके से इलाहाबाद के अंदर उमेश पाल की जो हत्या दिन दहाड़े की गई थी, तो उससे पूरे प्रदेश के अंदर एक जो योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था पे जो बड़े बड़े वादे थे उसकी पोल खुल गई।
अब जब पूरे उसकी पोल खुली तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको ढकने के लिए किस तरीके से जो है एक जो मतलब हमारे देश का संविधान है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस को कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है दोषी सिद्ध कोर्ट करता है, हमेशा कोर्ट में पेश करने का अधिकार होता है, किसी को जो है गोली तंत्र या अपनी जो है अपने तरफ से सजा देने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो संगीन अपराधी थे ये लोग तो सबको इनको कोर्ट में पेश किया जाता, जैसे उसके पिता को जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अगर वहां सामने से फायरिंग हो रही है तो पुलिस क्या करे? नहीं, अगर सामने से फायरिंग हो रही है तो पुलिस के पास पूरा जो अधिकार होता है उसके पैर में जो है गोली मार करके और उसको अरेस्ट करके जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। और ये मैं कहना चाहता हूँ अगर ये संगीन अपराधी हैं तो इनके संगीन अपराधी ठीक है, अच्छा काम पुलिस कर रही है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 3-4 साल में मीडिया के माध्यम से भी और देश और प्रदेश में लगातार फर्जी एनकाउंटर की भी बाढ़ आ चुकी है। इनके साथ साथ आपको पता होगा लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी जो एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ था, उसके रात में गोली मार करके जो हत्या कर दी गई। नोएडा के अंदर एक जितेंद्र यादव नाम का युवक जिसके जो है पुलिस ने एनकाउंटर किया, आज वो व्यक्ति जो है बेड से चल नहीं पाता है। ठीक है, फर्जी एनकाउंटर की बाढ़ आ गई है श्री शाही जी, और जो अभी 3 महीने पहले ही तानाशाही चल रही है क्या, तो हिटलरशाही लगातार चल इस रही है तरीके क्या? से फर्जी जिस एनकाउंटर भी हो मर्जी रहे का हैं। एनकाउंटर कर दिया जाएगा, कह रहे पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया जाता। ये तो वही बात हो गई कि बुलडोजर भी हम चलाएंगे जी, एनकाउंटर भी हम करवाएंगे और उसके बाद हम वाहवाही भी लूटेंगे। ये कैसे होगा? नेहा जी देखिए, आज जो घटना हुई, इस घटना के लिए मैं सर्वप्रथम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के जवानों को सलूट करना चाहेंगे कि उन्होंने एक शानदार काम को अंजाम दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ना देर है ना अंधेर है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो भावेश जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि उनको पैरों में गोली मारी जाती है और कुछ किया जाता है, अभी ये आपके वहाँ बैठे हुए हैं, अभी कोई लड़का आपके यहाँ से पेपर वेट चलाकर इनको मारे तो तुरंत उनकी माँ बहन की गाली देना शुरू करेंगे या डंडा लेके मारना शुरू करेंगे? रिएक्शन होगा। तो पुलिस वालों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वालों को कानून पालना की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मरने के लिए नहीं भावे जी। आपको मैं बताना चाहूंगा, देश के अंदर न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया है, आईपीसी और सीआरपीसी है। भावे जी आपने अधिकार नहीं दे दिया पुलिस को कि किसी को भी ठोक देंगे और इस तरीके से जो है एक प्रक्रिया होती है। किसी भी अपराधी को संगीन अपराधी कोर्ट में पेश किया जाता है। धीरज रखिए प्रभु, और धीरज रखिए। आपको मैंने सुना बोल रहे हैं, देखिए ठोको तंत्र चल रहा है क्या प्रदेश में? नहीं एकदम मैं बता रहा हूँ। देखिए नेहा जी मैं अपनी बात सिलसिलेवार रख देता हूँ, उसके बाद मैं सबकी सुनूंगा। मैं बड़े आराम से सुनता हूँ, आप जानती हैं। ठोको तंत्र नहीं चल रहा, लेकिन अपराधी को छोड़ो तंत्र भी नहीं चल रहा है। अपराधी जो हमारे पुलिस वालों के जवानों पर गोली चलाएगा, उसको माला नहीं पहनाएंगे, उसको गोली ही मारेंगे और मारेंगे। ये नहीं है। वो हमारा पुलिस वाला जवान राघवेंद्र शहीद हुआ, संदीप शहीद हुआ, अखिलेश यादव गए। आज जो वो लिख रहे हैं, ये देश को पता था कि अब अखिलेश यादव के ये सगे संबंधी है। सबसे पहला वक्तव्य बिलबिला सरकार में हत्या कर रहे हैं दिन दहाड़े, आपकी सरकार में हत्या हो रही है, आपकी सरकार में नहीं कह रहे थे कि पर्दा डालने के लिए इस तरह से किया गया, ये एनकाउंटर पर्दा डालने के लिए किया गया। उमेश पाल को जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश राम गोपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नेहा जी, उसमें कहा था बेचारे अतीक अहमद को, बेचारे कितना बड़ा बेचारा है। हजारों माओ की कोख से उसके लाल छीने हैं, उसने भाइयों के बहनों के भाई छीने हैं, बच्चों को अनाथ किया है। कोई व्यक्ति अपराधियों के समर्थन में नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपराधियों के समर्थन में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से ही जो अपराधियों की लिस्ट जा रही हुई है, जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है, उसमें बबलू सिंह है, मेरे पास लिस्ट है पूरी, प्रदीप सिंह है, सुधाकर सिंह है। तो क्यों नहीं उनका एनकाउंटर आप लोग करते हैं? आप लोग सिर्फ उन्हीं का एनकाउंटर क्यों? क्योंकि आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप लोग जो राजनीतिक लाभ के लिए एक एजेंडा के तहत एक उत्तर प्रदेश में एजेंडा चलाना चाहते हैं, 2024 में एक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, प्रदेश में धर्म के नाम पर आप लोग भेदभाव करना चाहते हैं। एक इंस्पेक्टर मारा गया था बिकरू कांड में। इसमें धर्म क्यों लेके आ रहे भावेश जी? इसमें धर्म लेके आना चाहिए क्या? मेरा कहने का इसमें मतलब धर्म लेके आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक माफियाओं की लिस्ट जारी की गई। वो लिस्ट में लेकर के आए, माफियाओं की एक लिस्ट जारी की गई, उसमें राजन तिवारी है, सुनील कुमार सिंह है,
गोरखपुर के जो है प्रदीप सिंह, सुधाकर नहीं, सिंह, ठीक है। गुड्डू सिंह, चलिए, इनकी- बहुत इनकी- बड़ा इनकी अपराधियों बात- की लिस्ट है, इनकी बात बहुत बड़ा जो- अपराधियों की ठीक लिस्ट है है, सर, लेकिन ठीक उनके है, एनकाउंटर भावेश, क्यों नहीं किए जा रहे? एक सेकंड रुक जाइए। आप सिर्फ देखिए, चिन्हित लोगों को आप उन्हीं को लोगों हाईलाइट का दर्द करके ये है, आके ऐसा क्यों? सुन लेकिन लीजिए जो ना, सुन जरूरत लीजिए ना, ऐसा मुद्दे नहीं, जो ऐसा है नहीं ना, आप उनको नहीं नहीं रखिए। रखिए। रुके रुके, आप लोगों का दर्द ये है कि देखिए पैर में गोली मार के गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन अवाना साहब, मैं प्रदीप जी एक सेकंड आ रही हूँ, आपसे मैं बहुत तफसील से कोर्ट से रिलेटेड पूरे मामलों की जानकारी लूंगी, लेकिन अवाना साहब इस बात की जानकारी दीजिए। अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र ये भावेश जी कर रहे हैं, पैर पे गोली मारनी चाहिए थी, वहां से तो लगातार धड़ 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 गोलियां बज रही है, आ रही है, पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग की जा रही है, पुलिस पैर पे गोली मार के पहले उन्हें गिरफ्तार करें। देखिए, ये क्या सिचुएशन होती है, थोड़ा सिचुएशन को समझाइए। मैं आपको बताता हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या जो भी हमारे दूसरे पुलिस कोड्स हैं, प्रोसीजरल कोड्स हैं, उसमें कहीं भी ये विधान नहीं है कि पहले गोली पैर पे मारी जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये कानून सम्मत नहीं है। जो आदमी सामने से हिट कर रहा है, अगर आप उसको हिट नहीं करेंगे तो वो आपको हिट कर देगा। बिल्कुल, ये तो डू और डाई की सिचुएशन होती है जब आमने सामने होते हैं, और जिसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जो डेयरिंग है, जो पुलिस वाले को मारते हुए डरता नहीं है, तो उस आदमी का ये किसी भी तरह से हम ये नहीं सोच सकते कि वो आदमी हिट नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये गलत है कि पैर पे मारनी चाहिए, ऐसा कोई कानूनी विधान नहीं है कहीं भी इस भारत में। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं ऐसे इनकाउंटर में, और उसमें जो मुख्य बातें हैं वो इस तरह से है कि एक तो मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी और उसमें वो सारा देखेंगे, और जो इसमें पुलिस वाले पुलिस अफसर हैं उनको कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी को क्लियर ना कर लें। अगर मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में ये आता है कि पुलिस वाले दोषी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी इनकाउंटर जो भी जैसे भी हुआ, जिस हालात में भी हुआ, उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाएगी और उसकी एक कॉपी एनएचआरसी को उसी वक्त भेजी जाएगी। और जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन वो एजेंसी वो लोग नहीं करेंगे, वो सर्कल नहीं करेगा, वो पुलिस स्टेशन नहीं करेगा जहां पे ये जिन लोगों ने इनकाउंटर किया है। इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इस तरह की 16 गाइडलाइंस हैं जिनके तहत एक इनकाउंटर को स्क्रूटनाइज किया जाता है, जिसकी स्क्रूटनी होती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की। प्रदीप जी का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ पर दिशा निर्देश जारी किए थे, सर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। वो गाइडलाइंस क्या हैं, वो दिशा निर्देश क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुठभेड़ पर जारी किए गए थे? नेहा जी, इसमें खाली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है, इसमें एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी कुछ गाइडलाइंस हैं। दोनों को पैरेलली हमें देखना होता है, क्योंकि दो चीजों के पैरेलल चलने से ही ऐसे मुठभेड़ के आंसर को अल्टीमेटली फाइंड आउट किया जा सकता है कि क्या ये जो मुठभेड़ हुआ ये ठीक हुआ। ठीक है सर, गाइडलाइंस पे जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, गाइडलाइंस बताइए सर थोड़ी सी डिटेल में। जी, सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि मार्च 1997 में जस्टिस वेंकट चलैया की एक कमेटी बनी थी जब वो एनएचआरसी के चेयरमैन, और उसके अंदर जो गाइडलाइंस दी गई थी वो एनकाउंटर्स को लेकर दी गई थी। उस टाइम पे सिर्फ 2 सर्कमस्टांसेस बताए गए थे जिसके अंदर की मुठभेड़ किस किस स्थिति में हो जाने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां क्योंकि 97 से लेकर आज तक की परिस्थितियों में बहुत चेंज आ गया, तो गाइडलाइंस भी साइमल्टेनियसली चेंज होती रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा कि एक PUCL करके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। उसमें भी क्योंकि महाराष्ट्र में 95 से लेकर 97 तक लगभग 135 क्रिमिनल्स की हत्या कर दी गई थी,
मतलब उनको शॉट डाउन कर दिया था, शॉट डेड कर दिया था। तो उसको लेकर भी ये क्वेश्चन उस टाइम भी हुआ था कि जो पुलिस है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है। तो इन दो चीजों के ऊपर बेसिकली बेस था कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 पॉइंट्स की गाइडलाइंस बनाई थी और उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बताया था कि ऐसी स्थिति में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि देखी जानी चाहिए। जब एनकाउंटर हो जाता है ऑब्वियसली इसकी इंक्वायरी होती है। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 16 पॉइंट्स ऐसे बताए थे कि ये पॉइंट्स होने चाहिए और इनको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो भी एक कमीशन बनेगा या एक पैनल बनेगा, वो इन 16 बातों का वो रखेगा। सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे कोई भी अपराधी होता है, आपने देखा अभी हमारे पैनलिस्ट जो अवाना साहब हैं, इन्होंने अभी बताया कि इनके ऊपर सर्विलेंस थी। सर्विलेंस के कारण से पुलिस उनके ऊपर मॉनिटर कर रही थी और पुलिस अपना इंटेलिजेंस भी यूज करती है। इंटेलिजेंस से वो पता करती है कि उनकी लोकेशन क्या थी। थोड़ा सा 16 पॉइंट्स बता दीजिए, थोड़ा सा जो अभी याद हो आपको बता दीजिए। गाइडलाइंस में 16 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 16 पॉइंट्स में एक तो नहीं, वो रिकॉर्ड होता है जो टिप ऑफ का रखना है कि आपको कैसे पता लगा कि अपराधी यहाँ पर कैसे है। नंबर 1 तो ये है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होना चाहिए। तीसरा जो है इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए उसके अंदर। जो इसमें जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी वो इंडिपेंडेंट नेचर की होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसका कोई अपना किसी तरह का कोई इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। उसके बाद उसमें मजिस्ट्रियल प्रोब होगी। ये एक कमेटी ने एक फाइंडिंग दे दी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वहां पर आकर वो प्रोब खत्म हो गई। मजिस्ट्रेट के लेवल पे एक इंक्वायरी होगी, प्रोब होगी, जो एक फैक्ट फाइंडिंग, जो भी एक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जो तैयार हुई वो मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने उसमें एविडेंस रखे जाएंगे कि हम किन बातों को, किन एविडेंसेस को देखते हुए उस नतीजे पे पहुंचे हैं हम। फिर अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेंगे कि जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है ये ठीक है या नहीं है। फिर इस घटना, जो भी ऐसी घटना होगी, उसका मजिस्ट्रेट तक ही नहीं रहता, उसको आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है इमीडिएटली। वर्ड इमीडिएटली है ताकि कि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। उसके बाद जो भी, अगर कोई मुठभेड़ के अंदर कोई घायल है, दो ही स्थिति होती है कि या तो मारा गया या घायल हो गया। अगर कोई घायल है तो उसको तुरंत मेडिकल एड देनी चाहिए। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में नियर बाई जो भी हॉस्पिटल होगा वहां पर ले जाके मेडिकल एड देंगे। उसमें किसी तरह की भी कोई डिले नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस रिपोर्ट को आप कोर्ट के पास भेजेंगे और उसके बाद इसमें साथ साथ जिस भी आदमी का मुठभेड़ किया गया है उनके परिवारजन को भी आपको उसकी खबर देनी होगी कि आपके परिवार, जो ये आदमी है जिसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इसको मुठभेड़ में मारा गया या ये घायल हो गया, जो भी है, तो परिवार को वो देनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर अंदर नेहा जी इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ती है। दूसरा बात यह है कि जो वेपन होता है इसमें, उसको भी सरेंडर किया जाता है। जो भी वेपन यूज करे उसको, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, उसको सरेंडर किया जाता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये पूरी नहीं हो जाए। इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ऑफिशियल, जो भी ऑफिसर, जो भी पुलिसमैन जो एनकाउंटर के अंदर सम्मिलित होते हैं, जो हु आर द पार्ट ऑफ दिस एनकाउंटर, वो एनकाउंटर को एनकरेजमेंट ना मिले, इसके लिए कोई आउट ऑफ टर्न का प्रमोशन उनको नहीं दिया जाता जब तक कि वो क्लीन चिट उनको ना मिल जाए। लेंदी प्रोसेस है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर किसी स्थान पे अगर ये पाया गया कि किसी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट थी, उसने जानबूझ के ऊपर ये हत्या की किसी भी आदमी की, तो उसके ऊपर इमीडिएट इंक्वायरी होती है और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन इस पे जांच भी होती है। ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटती हूँ। भावेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर, सर ये पूरा प्रोसीजर है और ये बताता है कि आखिर ये 16 पॉइंट से किस तरह से एनकाउंटर करना कोई आसान नहीं होता, पुलिस पर सवाल उठाना बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है फर्जी एनकाउंटर हुआ है जी, और जो यूपी पुलिस है वो फर्जी एनकाउंटर करा रही है, इसको बढ़ा
बढ़ावा दे रही है, यूपी जो सरकार है वो भी इसमें लगातार इजाफा करवा रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है बिना आधार के आरोप लगाते रहते हैं आप? नहीं, देखिए, कुछ लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो ये मतलब कहते हैं कि ठीक है भाई, कोर्ट की हमारी जो है प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया बड़ी ढीली है, इन लोगों को पहले ही मार देना चाहिए, सही किया मार दिया। तो होता क्या है कौन कि लोग ये कहते हैं? नहीं, जो जनता है, जो पब्लिक भावनाएं, ये मतलब लोग जो कहते हैं कि ठीक है मार दिया, इनको कहाँ कोर्ट में घसीटते रहते, इन पर क्यों खर्चा करते। तो होता क्या है कि ऐसे लोगों की आड़ में जो है ना, ऐसे लोगों की आड़ में जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं पिछले 5 साल में मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर निर्दोष लोगों की भी हत्याएं पुलिस के द्वारा की गई हैं। एक 8 साल का बच्चा मथुरा के अंदर जिसका नाम माधव था, 2018 में उसकी पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक आकाश गुजर जो एक महीने पहले ही जो मध्य प्रदेश का मुरैना का लड़का था, वो भर्ती देखने यूपी में आता है, आगरा में, और पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसका नाम आकाश गुजर था। अभी तक उसके परिवार को जो कोई मदद नहीं मिल पाई, और उसके परिवार ने जब कोर्ट गया तो कोर्ट के माध्यम से तब उन पर पुलिस वालों पर जो है मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश किया है। उसी तरीके से झांसी के अंदर 2018 में झांसी में एक पुष्पेंद्र यादव नाम का युवक था, वहाँ पे जांच बैठती है ना, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करती है? जांच ही करेगी। नहीं, जांच, अब देखिए मैं बता रहा हूँ ना, पुष्पेंद्र यादव जो 2018 के अंदर जिसकी गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी गई, वो जब परिवार जो है कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने जब FIR के आदेश किए गए तो उसकी परिवार को अभी तक मदद नहीं मिली, और उसकी बीवी ने अभी 1 महीने पहले जो है, उसकी पत्नी ने जो है सुसाइड कर लिया, ये आपको भी पता होगा। तो जब परिवार को जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनके परिवार को भी न्याय नहीं मिल रहा, तो मेरे कहने वाला ये है कि इस तरीके के आड़ में जो है पुलिस जो है अपना चेहरा छुपाने के लिए बहुत जगह निर्दोष लोगों को भी जो है हत्या कर रही है पुलिस। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। दिनेश जी, सवाल ये कि जिस तरह से असद का एनकाउंटर किया गया, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर की फेहरिस्त लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस पर भी वाहवाही लूटने का काम करती है। क्या न्यायिक प्रक्रिया नहीं है क्या देश में कि इस तरह के एनकाउंटर किए जा रहे हैं? गोलियां दोनों तरफ से चली हैं। अब गोली पुलिस पे चलेगी तो पुलिस हाथ जोड़कर नहीं खड़ी होगी। निश्चित रूप में पुलिस को भी बराबर जवाब देना था। और ये अलग विषय है कि क्या लोग चाहते थे कि पुलिस के ऊपर गोली चल जाए और पुलिस घायल हो जाए या पुलिस की डेथ हो जाए। अगर ये लोगों की मंशा थी तो अलग बात है। लोकतंत्र में जनता के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है और जनता के हित चिंतन पे उसे काम करना चाहिए। और एक सरकार जवाबदेही होती है अपराध के विरुद्ध। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो सरकार जवाबदेही दिखाई पड़ रही है। और अगर अपराधी अपना वर्चस्व बनाना चाहे, जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं, उनको उस समय भी उठाना चाहिए जब राजू पाल की हत्या हुई। उनको उस समय भी उठाना चाहिए जब उमेश पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद उनके परिवार वालों को जो पार्टी आज उठा रही है उन्होंने टिकट देके विधायक और MP बना दिया। उसके बाद मेयर का टिकट देने लगे। तो क्या ये लोग इसी प्रकार से कि अपराध का इनाम देते रहेंगे और जनता मारी जाती रहेगी? नहीं, सवाल तो उस वक्त भी उठ रहे थे सर, कह रहे थे कि मौजूदा सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। लीजिए, अब जब कंट्रोल हो रही व्यवस्था और कैसे कंट्रोल होती है कि पुलिस पकड़ने जाएगी। अगर पकड़ने जा रही है और कोई गोली चला रहा है तो हाथ में गुलाब का फूल थोड़ी लेके खड़ा होगा। वो निश्चित रूप में सरकार ने अपने संविधान ने पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए और उसको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार दिए हैं। तो वो हथियार का प्रयोग ना करे, ऐसा कहाँ संविधान में लिखा है? ये भी कहा जा रहा है सर, क्योंकि कहा जाता है कि कोर्ट में जाने की बजाय सीधे एनकाउंटर कर दिया जाता है, कोर्ट में जाने की बजाय सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। यूपी सरकार जो है वो ठोक तंत्र पर विश्वास करती है। तो कोई काम नहीं करती। जो भी नियम में प्रदत्त है अधिकार है उन्हीं का प्रयोग सरकार करती है। बार बार ये लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को ठीक माना है। लेकिन इससे पहले सर कई मर्तबा ऐसे भी हुआ है कि फर्जी एनकाउंटर होकर जो पुलिस वाले हैं उनको भी सजा। एक भी मुद्दा बता दीजिए जिसपे माननीय न्यायालय में गया हो और न्यायालय ने उसको गलत माना हो। भावेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावेश जी, अभी आप कह रहे थे? नहीं, आप वार्ता की चीज नहीं कर रहे, 1 to 1 कर रहे हैं जी। देखिए सर, देश के अंदर एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक जो है IPC होती है, CRPC होती है, और अगर अपराधी है तो उसको जो है कोर्ट में पेश करना चाहिए
और मैं तो कहता हूँ ऐसा मतलब एक के बाद एक जितने भी अपराधी हैं जो अभी मारे जा रहे हैं, और एक आपकी पुलिस ने जो है एक लिस्ट जारी की थी, उसमें गब्बर सिंह, सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह, धनंजय सिंह, तो इनको आप क्यों नहीं इनको जो है इनका भी तो एनकाउंटर कीजिए, इनको भी तो जनता के सामने दिखाइए कि इनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। लेकिन आप उनको ना मतलब दिखा करके एक एजेंडे के तहत एक मतलब एक जो आपने एक लिस्ट बना रखी है, सिर्फ उन्हीं का एनकाउंटर दिखा करके उत्तर प्रदेश में एक माइलेज लेने के लिए, क्योंकि 2024 के चुनाव में आपके पास मुद्दा जो है बचा नहीं है। बताइए ना, ये फर्जी एनकाउंटर कैसे है? नहीं, अरे इसकी आड़ में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा फर्जी मैंने आपको बताया था ना, एक लखनऊ के अंदर एक लड़का था तिवारी जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। यहीं गोरखपुर के अंदर एक गुप्ता व्यापारी था जिसकी गोली मारकर पुलिस द्वारा हत्या की गई। इसी नोएडा के अंदर एक जितेंद्र नाम का युवक था जिसकी पुलिस ने जो गोली मारी, और आज तक जो बेचारा बेड पर जो है लेटा रहता है, वो चलने लायक नहीं रहा। झांसी के अंदर पुष्पेंद्र हो गए। बहुत सारे जो है अब जो लोग बेचारे निर्दोष जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो मारा है, और उनको ये जो है इस तरीके की प्रक्रिया जो आने वाले समय में बहुत जो है हानिकारक और एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि देश में संविधान जवाब दीजिए, फिर क्या किया जाए? ये देखिए देश के कोर्ट बंद कर दिया जाए? क्या अदालतों को बंद किया जाए? क्या अदालतों को बंद कर देना चाहिए? फिर नेहा जी देखिए, मैं जब बीच में बोल रहा हूँ तो भावेश जी बीच में बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आज दिक्कत है कि इनके सगे संबंधी जा रहे हैं, इसलिए बिलबिलाहट। अरे भाई, सगे संबंधी सब आपकी पार्टी में है, आप एडीआर के आंकड़े उठा लीजिए। एडीआर के आंकड़ों में आपके 52% विधायकों पे अपराधी मुकदमे आपके दर्ज हैं। आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने स्वयं मुकदमे अपने वापस लिए हैं। बता दीजिए, गलत कह रहा हूं तो मैं? हो गया हो, प्रवचन हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? प्रवचन नहीं, ये सत्यता है। आपके मुख्यमंत्री ठीक है अश्विनी जी, मैं आपको रुक करूंगा इससे पहले। ठीक है भावेश जी। सुनील भराला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुनील जी, जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि देखिए ये फर्जी एनकाउंटर कर रही है मौजूदा सरकार, थोक तंत्र पर विश्वास रखती है मौजूदा सरकार, और यूपी पुलिस जो है ये फर्जी एनकाउंटर कर रही है। कैसे देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली सरकार है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर जो काम कानून का है, कानून का राज कायम करना है, वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विभाग पुलिस विभाग है, उसका काम जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को मुक्त करना, अपराधों को रोकना, और ये सब चीजें उनका काम है। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा, मैं पुलिस को और एसटीएफ की टीम को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने जो है अपराधियों पर लगातार नकेल कस रहे हैं वो, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो जंगल राज हुआ करता था और उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं होता था, तो अपने दायित्व को निभा रहे हैं पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी लोग, तो उसको निभाएंगे। तो इसलिए जो है आज बिल्कुल निश्चित रूप से जंगल राज की समाप्ति हो रही है। लेकिन सर, दिन दहाड़े अगर हत्या कर दी जाती है तो क्या इससे भी ये तय होता है कि जंगल राज की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, ये सारी चीजें, अब ये एनकाउंटर है या ये मुठभेड़ में अपराधी मारे गए हैं, ये सब तो जांच का विषय है। ये सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने और पुलिस के अधिकारियों ने जो सार्वजनिक रूप से बताया है कि अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, तो इसका चीजें तो ये सब चीजें उसके आधार पर ही निश्चित होंगी। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस प्रशासन है, थाने हैं, तो इसमें सरकार का तो केवल जनता से जो वादा किया गया है कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील भराला जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। इससे पहले दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। लेकिन अश्विनी जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, जल्दी से आप अपनी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे गेस्ट के पास रुख करती हूँ। देखिए नेहा जी, ये फर्जी एनकाउंटर अगर कहीं मजिस्ट्रेटी जांच, अभी अवाना साहब ने बताया और हमारे सीनियर अधिवक्ता बैठे आप इन लोगों ने चीजें बताई, मजिस्ट्रेट की जांच होगी, उसके बाद फर्जी और गैर फर्जी
तब साबित किया जाएगा कि ये सही था या फर्जी था। लेकिन अखिलेश यादव और लोगों ने आज ही साबित कर दिया, तो ये जज बन गए, कोर्ट भी बन गए, मजिस्ट्रेट भी बन गए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इससे इतर हटके आज जिस तरीके से विलाप कर रहे हैं ये लोग, क्या उस सिपाही संदीप और राघवेंद्र के लिए भी विलाप किया जिसकी 5 मई को शादी थी, अपने माँ बाप का सहारा था, उसकी शादी नहीं हो पाई, राघवेंद्र मारा गया। उस सिपाही के बारे में किसी ने 2 मिनट भी बोला? उसके भी परिवार है, उसकी भी चर्चा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मंत्री जी का बेटा था जिसने किसानों को कुचल दिया था, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? अगर आप लोग एनकाउंटर पे इतना भरोसा करते हैं तो जो किसानों को कुचलने वाले मंत्री का बेटा उसका एनकाउंटर करते, उसके घर पे आप लोग बुलडोजर भेजते। कराइए। कल जो है बलिया के अंदर छात्र नेता की हत्या कर दी, तो उसके हत्यारों के खिलाफ आप भेज दीजिए बुलडोजर, अब एनकाउंटर कीजिए। लेकिन आप लोग जो है चुनिंदा जगह जो है एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आप लोग उत्तर प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही महंगाई और किसानों को फसलों की कीमत में लागत मिल रही है, उनको ढकने के लिए आप इस तरह की घटनाओं को जो है उसको हाई प्रोफाइल जो आप दिखाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश जनता समझ रही है। और आज मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। मिट्टी में मिलाइए ना धनंजय सिंह को, मिट्टी में और कोई मिलाइए, आप चुनिंदा लोगों को ही। ये बताइए कोई अपराधियों के समर्थन में नहीं खड़ा। आप लोग जो दिखाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी कभी अपराधियों के समर्थन में नहीं खड़ी है। आप लोग दिखाना चाहते हैं कभी अपराधियों के समर्थन में नहीं खड़े, लेकिन आप लोग अपराधियों में भी आप लोग भेदभाव करते हैं। आप लोग अपराधियों में जाति देखते हैं, अपराधियों में भी आप लोग धर्म देखते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी मान सकता है, आपके लिए सभी अपराधी एक समान नहीं है। आप लोग सभी अपराधी अपराधी होते हैं। धनंजय सिंह का एनकाउंटर कीजिए आप लोग। नहीं इसको कीजिए एनकाउंटर, नहीं करना चाहिए, गलत बात। नहीं, आप लोग जो है चुनिंदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, तुम करो जाति की बात, हम यहाँ पर व्यापार बढ़ाएंगे। अरे आप लोग कर रहे हैं जाति की बात, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग अपराधियों में जाति और धर्म देख रहे हैं। चलिए अवाना साहब, ये क्या एक आसान तरीका हो गया इसे कहें कि जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि एनकाउंटर पे एनकाउंटर, जाति धर्म देखा जाता है, पुलिस के लिए भी क्या ये मायने रखता है कि जाति क्या धर्म, ये पुलिस के लिए भी मायने रखता है। दूसरी बात ये कि ये काफी आसान प्रोसीजर हो गया है कि एनकाउंटर कर दिया और काम खत्म। उसके बाद जो प्रोसीजर है, एक लंबा कोर्ट में जाना और उसके बाद तमाम हाजिरी वहां पे लगवाना, पेशी करवाना, उससे मुक्ति मिलती है। देखिए, ये जो धारणा है ये सही नहीं है। पहली बात तो पुलिस का कास्ट के बेस पे डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये पॉलिटिकल लोग करते रहते हैं, जब जो सत्ता में आता है तो कहते हैं पुलिस उसकी हो गई, बिल्कुल। पर पुलिस का ऐसे नहीं है। अगर पुलिस अफसर ने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट में वो फेस करेगा। अभी मैं आपको हैदराबाद का एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें इनकाउंटर किया था। एक माइनर बच्ची थी 3-4 साल की, जिसको रेप किया था और 4 लोगों का हैदराबाद पुलिस ने इनकाउंटर किया। बिल्कुल। उसमें आपने पीछे जब ये विकास दुबे का था, हाँ, विकास दुबे के साथ ही, उसमें 4 को जन्म कैद हुई है, 4 को। जहां तक विकास दुबे की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज BS चौहान की इसमें कमेटी बैठी थी, उसने सारे को इंक्वायरी की थी। अब सबसे पहली बात है कि FIR दर्ज होगी, और FIR की एक खास बात है कि जो भी FIR दर्ज हुई, चाहे कैंसिलेशन हो, उसमें अरेस्ट करें ना करें, कुछ भी करें, उसका फाइनलाइजेशन केवल कोर्ट में होता है। कोर्ट देखेगा कि पुलिस ने जो किया है वो ठीक है या नहीं है, या नहीं है। बिल्कुल। तो इतना आसानी से नहीं है। कौन आदमी है कि जो खुद जो जेल में जाना चाहेगा, पुलिस अफसर? तो ये सब बातें उस तरह से नहीं होती हैं। अभी 16 पॉइंट बताए प्रदीप जी ने, और वो NHRC और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की कंबाइंड गाइडलाइंस हैं, उनसे निकलना आसान नहीं है। और तुरंत ही इंफॉर्मेशन दी जाती है और तुरंत ही उसको जो भी प्रक्रिया है वो सारी की जाती है। यहाँ तक की बात है, जो एक विशेष बात है कि जो उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा कि जो अलर्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जब उसका पुलिस पीछा कर रही है, टेक्निकल सर्वेलेंस है, ह्यूमन सर्वेलेंस है, तो हर एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। और पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो टाइम से चलता है।
दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अगर 30 दिन से उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसकी हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो इतना ये आसान नहीं है कि कोई भी फर्जी कर दे, कोई जंगल राज नहीं है। यहाँ पे कोर्ट बैठा, अगर लगता है कि कहीं पे कुछ किसी के साथ गलत हुआ है तो कोई आदमी, पुलिस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है 156(3) में 200 CRPC में डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है और मुकदमा दर्ज करा सकता है। बिल्कुल, और उसमें डायरेक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई कर लेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस ही करेगी। कोर्ट बैठे हुए हैं और कोर्ट के ऊपर दूसरा कोर्ट बैठा हुआ है, ऊपर तक बैठे हुए हैं। तो इतना ये आसान नहीं है जितना ये एकदम कह दिया इतने फर्जी हो गए, ये हो गए, ये नहीं हो सकता। प्रदीप जी, अब आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या एनकाउंटर के मामले में यूपी पुलिस अदालत के दिशा निर्देश का पालन फिलहाल करते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि ये देखिए, अभी भी राजनीतिक तौर पे तो आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब हम पुलिस की बात करें तो अवाना साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि देखिए इतना आसान नहीं है, हालात वैसे होते हैं तब एनकाउंटर करना पड़ता है। लेकिन क्या अभी तक चीजें निकल के सामने आई है, क्या वो दिशा निर्देशों का पालन करती हुई पुलिस दिखाई दी? नेहा जी, एक तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। एक जगह आपने अभी अपने पैनलिस्ट एक कह रहे थे कि काफी समय कोर्ट में लग जाता है। ऐसा नहीं है। रिपोर्ट को 6 मंथली का, मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है। अगर 6 महीने में नहीं दी तो आपने वो 6 महीने का, मतलब आपको जो भी रिपोर्ट, आपने जो भी फैक्ट फाइंडिंग किया, वो 6 महीने में आपको सबमिट करना पड़ेगा। जी। अब मैं आपको सीधा रुख लेके जाता हूँ IPC और CRPC पे, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल मैटर्स में मुख्यतः ये 3 चीजें बुक्स होती है जो करवाए। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, उसको बैलेंस करना है 2 चीजों के लिए। ये हेल्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एक, कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, ड्यूटी बाउंड है सरकार। दूसरा, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो मशीनरी है जो उसको रोकती है, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करे। एक तो ये बात है। तो सरकार को बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि पावर का मिसयूज ना हो और लोगों की सुरक्षा रहे। एक बात। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सेक्शन 46 CRPC में प्रावधान है कि स्थिति को देखते हुए पुलिस अपना बल यूज कर सकती है। पुलिस कैन यूज फोर्स, ये उसके अंदर लिखा हुआ है 46 CRPC, जिसको कोई डाउट हो वहां जाकर देख लें। दूसरी बात, सेक्शन 96 IPC में साफ साफ ये बतलाया गया है कि एवरी मैन हैज ए राइट टू प्राइवेट डिफेंस। वो प्राइवेट मैन खाली जो जिसके साथ मुठभेड़ हुआ वो नहीं होता है, वो अदर वे राउंड भी होता है। उसमें पुलिस भी आती है, क्योंकि वो पुलिस एक ऑफिशियल ड्यूटी करती है, बट अदरवाइज ही इज ए मैन और ए वीमेन, तो वो लीगल एंटिटी है, उसको भी अपनी सेल्फ डिफेंस का राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात हो गई एक लीगल बात जो लॉ हमें प्रोवाइड करती है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसी स्थिति में अब ये लगता है कि ये एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि अभी अवाना साहब ने बताया कि हर चीज की सर्विलेंस का, और जो 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उसमें भी है कि ईच एंड एवरी मूवमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड। वर्बल कुछ नहीं हो सकता है, बोलने में कुछ नहीं होगा। कल को जब आप कोर्ट के पास जाओगे आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मजिस्ट्रियल रिपोर्ट भी आएगी इसमें, खाली ऑफिशियल या जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगी इसमें, मैजिस्ट्रियल भी होगी। मैजिस्ट्रेट चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। एविडेंस में आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कैसे पता लगा कि फला आदमी वहां पर था। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये देखिए, ये इसकी रिकॉर्डिंग, ये इसकी मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के कारण से हमने ये देखा। वो सारा का सारा रिकॉर्ड जब आप सामने लाएंगे, अल्टीमेटली आपको कोर्ट को कन्विंस करना है कि आप इस आदमी की प्रेजेंस वहां पर थी। अब इसके बाद एक जो 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्रिमिनल लॉ में, एक मेंस रिया, मतलब आप उस टाइम पे क्या सोचते थे, और एक होता है मेंस एक्टस, कि उस सोच के ऊपर आपने किया क्या। देखा ही जाता है कि जब भी 3-4 चीजें इसमें जो मुझे लगती हैं, एक
कि किसी भी अपराधी के ऊपर 5 लाख जैसी जो रिवॉर्ड था, 5 लाख रुपए का इनके ऊपर राशि रखी हुई थी, वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है नेहा जी। 5 लाख मीन्स ए वेरी बिग अमाउंट, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट। तो इस बात से एक बात तो ये प्रूव होती है कि भाई किस कैटेगरी ऑफ ब्रूटलिटी में ये लोग आते थे जी। दूसरी बात, अब मैंने कहा कि मेंस एक्टर्स, मैं उस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ये क्या करने जा रहे थे। नेहा जी, आप और हम भी घर से, सब लोग जितने पैनलिस्ट हैं, सब अपने घर से बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। कितने, आप भी हजारों लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को आपने हथियार अपनी जेब में लेते हुए घूमते हुए देखा? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं देखा होगा। कोई आदमी इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार लेकर घूम रहा है और फायरिंग हो रही है, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्रिमिनल, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन एक ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, कि जो मुठभेड़ में मारे गए होते हैं उनके परिजनों के आखिर क्या हक होते हैं, क्या आगे कर सकते हैं? उनके पूरे के अवाना साहब ने बताया कि आप कोई भी आदमी, आप परिवारजनों को छोड़ दो, अगर इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि पुलिस ने मिसयूज किया अपनी पावर्स का, तो इसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान है। दूसरा, पुलिस वाले, जैसे आपको अवाना साहब ने अभी पहले एग्जांपल भी दिया कि 4 ऑफिसर्स को जेल में उम्र कैद हुई है। आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे इसलिए मर्डर नहीं होता, बट कल्पेबल होमिसाइड तो हुआ, तो उसमें भी उम्र कैद का प्रावधान है। अगर आपकी इंटेंशंस किसी अपनी पावर को यूज करके, और इंटेंशन थी कि किसी इनोसेंट को मार दे। दिल्ली में आपको याद होगा कनाट प्लेस में एक एसीपी साहब ने, एसएस राठी नाम में बता देता हूं आपको, उन्होंने 4 इनोसेंट बिजनेसमैन को इस भलोखे में मार दिया था कि ये क्रिमिनल्स हैं। आज तक मेरे ख्याल में वो जेल है, 15-20 साल उसके केस को हो चुके हैं। तो ये सब बातें देखते हुए, और क्रिमिनल लॉ की जो सेट प्रेसिडेंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको देखते हुए इतना इजी नहीं होता। और ऊपर से फिर आप, चलो आपने मान लिया, आपने पुलिस को मैनेज कर दिया, व्हाट अबाउट जुडिशियल सिस्टम? आपने फिर माना, एक स्टेप आगे चलता हूं मैं, कि आपने स्टेट जुडिशियल सिस्टम को किसी तरह लोअर लेवल पे मैनेज कर दिया है, फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। नेहा जी, इतना आसान होता नहीं है किसी चीज को मैनेज करना। इट इज वेरी इजी टू लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट एनीबॉडी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव देम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है प्रदीप जी, रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।